चलिए देखिए करना शुरू करते हैं। हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमने स्ट्रेंथ पढ़ लिया और एंडोरेंस पढ़ लिया हमने कि शक्ति क्या है, शक्ति के प्रकार क्या हैं और शक्ति को कैसे विकसित करना है। हमने पढ़ लिया कि एंडोरेंस क्या है, एंडोरेंस के प्रकार क्या हैं और एंडोरेंस को विकसित कैसे करना है। पढ़ लिया ना। हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ के 3 पार्ट थे। कौन कौन सा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। और इनको विकसित करने के लिए हमारे पास आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक तरीका था। हमने पढ़ा एंडोरेंस क्या होता है। हमने पढ़ा कि एंडोरेंस को 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तरीका होता है नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कि किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक तरीका होता है टाइम ऑफ एक्टिविटी यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कि कितनी लंबी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से था बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, है ना, और स्पेसिफिक एंडोरेंस। और समय के हिसाब से जब हमने डिवाइड किया यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया तो स्पीड एंडोरेंस जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए था, लगभग 45 सेकंड उससे कम। फिर उससे और दूसरा क्या था? शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, यही था ना, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो ये एंडोरेंस था। अभी बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड का मतलब एक व्यक्ति कितनी तेजी से अपना काम कर सकता है, समझे? देखो लिखा भी है, द प्रीक्विसाइट टू डू मोटर एक्शंस अंडर गिवन कंडीशंस इन मिनिमम टाइम। मतलब जो भी आपको कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में कम से कम समय में आप काम कर पाएं, वही आपकी स्पीड है। और मैं शुरू में ही आपको एक खास बात बता दूं कि आप अपनी स्पीड को बहुत थोड़ा विकसित कर सकते हैं। एक व्यक्ति मेहनत करे तो अपनी स्पीड को 16 से 18 या 18 से 20 तक पहुंचा सकता है। गिनती की बात करूं, कहते हैं ना 19-20 हो सकता है, तो मैं 19-20 नहीं करूंगा, 18-20 कर सकता है। लेकिन कोई 10 से 20 पहुंचा दे अपनी स्पीड को, यानी कि अपनी रफ्तार दुगनी कर ले, नहीं पॉसिबल। क्योंकि स्पीड जो है वो डिपेंड करता है एक व्यक्ति के शरीर में मौजूद मसल फाइबर के कारण। कैसा मसल फाइबर एक व्यक्ति के अंदर है। अगर मान लो देखो, व्यक्ति के अंदर 2 तरीके का मसल फाइबर होता है। एक होता है रेड मसल फाइबर, एक होता है वाइट मसल फाइबर। 2 तरीके का मसल फाइबर होता है एक व्यक्ति के अंदर। जो रेड है, रेड रेड माने लाल बत्ती, लाल बत्ती माने स्लो, ऐसे याद रखते हैं। तो रेड मसल फाइबर मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शन करने वाले, मतलब धीरे धीरे काम करने वाले। और वाइट मसल फाइबर मतलब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करने वाले, मतलब तेजी से काम करने वाले। तो जिसके अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्शन वाले फाइबर हैं, यानी कि रेड मसल फाइबर ज्यादा हैं जिसके शरीर में, वो धीरे काम करेगा लेकिन लंबे समय तक काम करेगा। यानी कि उसका क्या ज्यादा बढ़िया होगा? बताओ, तुम में से कोई बता सकता है क्या ज्यादा बढ़िया होगा उसका? बोलो, बताओ कोई। एंडोरेंस। हाँ जी, एंडोरेंस बेटा, फुर्ती नहीं होगी बढ़िया। मैं बोल तो रहा हूं, रेड माने स्लो, रेड मसल फाइबर माने स्लो। जिसके अंदर रेड मसल फाइबर है उसका शरीर स्लो काम करेगा। और स्लो मतलब, स्लो का मतलब बहुत, देखो स्लो का मतलब बहुत स्लो नहीं। स्लो का मतलब क्या है कि वो बहुत फास्ट नहीं हो पाएगा। जैसे 100 मीटर की दौड़ वाले स्प्रिंटर होते हैं उतना तेज नहीं, लेकिन 500 सॉरी 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर वो ज्यादा लंबा काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड नहीं ले सकता। वाइट मसल फाइबर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, काम वो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति हम्म वो दवाई लेने से एक व्यक्ति का, यानी कि डोपिंग करने से एक व्यक्ति के शरीर में नए नए बदलाव आ जाते हैं। कुछ डोपिंग ऐसी होती हैं जो थोड़े समय के लिए ली जाती है और वो शरीर में
आपकी फुर्ती बढ़ा सकती है, आपकी थकान घटा सकती है, आपकी ताकत बढ़ा सकती है, आपकी दर्द मिटा सकती है, समझे, और आपको शांत कर सकती है ताकि संतुलन बने, जैसे शूटिंग में या तीरंदाजी में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय से प्रयोग किया जाता है तब जाके शरीर में बदलाव आता है, तो वो शरीर में बदलाव पैदा कर देता है। जैसे कि डोपिंग में बहुत से लोग होते हैं कैफीन ले लेते हैं, जैसे आप देखते हो रेड बुल या स्टिंग पी रहे हैं लोग, उसके अंदर कैफीन थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा 5, 7, 10 बोतल स्ट्रिंग किसको कट रही है भाई? मेरे यहाँ तो फाइबर लग रहा है। सबको कट रही है आवाज़? हाँ हाँ, तो जिसके आवाज़ कट रही है वो अपना नेट सही करवा भैया। कम हो सकती है, कटेगी नहीं। हाँ। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी ने अगर 8, 10 बोतल स्टिंग पी ली है तो उसके शरीर में इतना ज़्यादा कैफीन हो जाएगा कि थकान लगेगी ही नहीं, उसका दिमागी लेवल हाई हो जाएगा, यूँ कहा जा, तो वो फर्क पड़ता है। ये डोपिंग में ही तो आता है स्टेरॉइड लेना, जिससे शरीर के अंदर खून ज़्यादा बनता है, मस्कुलर पावर ज़्यादा आती है, तो वो डोपिंग से शरीर में फर्क पड़ता है, पर वो गलत है, बैन है। हर तरीके से पकड़ लिया जाएगा अगर आप डोपिंग करेंगे तो, हर तरीके से। चलो देखो, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं डोपिंग वाली जो कुछ मतलब जब तक लेते रहोगे तब तक शरीर में नुकसान करेंगी, छोड़ दोगे 2, 1 साल छोड़ दोगे तो सुधार हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, जैसे स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं लोग, जब तक ले रहे हैं तब तक शरीर में कर रहा है असर भी और नुकसान भी, जब छोड़ देंगे तो 1, 2 साल में ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो। बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है, अलग अलग शरीर पे अलग अलग असर आता है बेटे, समझे, अलग अलग शरीर। मैं क्या कह रहा हूँ, वो एनर्जी ड्रिंक कैसी है उस पर डिपेंड करता है, प्री वर्कआउट है या वो सिर्फ मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला है या फिर वो कैफीन वाला है। अब बहुत ज़्यादा पियोगे तो हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग असर देता है ये, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है, ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो खैर ये टॉपिक डोपिंग का नहीं है, भटका दोगे तो 10 दिन में भी ना खत्म होगा ये चैप्टर। जब आएंगे डोपिंग पे तो डोपिंग समझेंगे। अगर आपको डोपिंग के बारे में, सुनो, अगर आपको डोपिंग के बारे में सब कुछ जानना है तो मैंने डोपिंग का पूरा बढ़िया, मेरा मेरा चैनल खोलते ही पहले डोपिंग ही चलता है, वो मैंने उसको मेन उसमें लगा रखा है, डोपिंग की वीडियो देख जाओ। हाँ 11th वाली भी है, और हाँ 11th में सब्जेक्ट में है, और बाकी डोपिंग का पूरा पूरा बढ़िया फुल डिटेल A to Z, डोपिंग के हर एक कंपोनेंट पे मैंने उसमें वीडियो में डाल रखा है, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो कैफीन हो, कोकेन हो, चाहे वो नार्केटिक्स हो, हीरोइन हो, हशीश हो, चाहे वो अल्कोहल हो, निकोटीन हो, हर एक चीज पे बना दिया है, बेहतरीन, समझ में आ जाएगा, वहां देखना। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा मैं। तो ठीक है, तो स्पीड की बात मैं कर रहा था कि स्पीड को आप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, पर फिर भी लोग मेहनत करते हैं ताकि थोड़ा बेहतर कर सकें। चाइना में या जो कंट्रीज ऐसी हैं जिन जो मतलब जो बढ़िया समझदार हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे के पैदा होते ही मसल बायोप्सी करवा लेते हैं, मतलब जब वो 2, 4 साल का है करवा लिया मसल बायोप्सी, उससे पता चल जाता है कि इसके मसल्स के अंदर किस टाइप के फाइबर्स हैं, मतलब रेड मसल फाइबर ज़्यादा हैं या वाइट मसल फाइबर ज़्यादा हैं, और देख लेते हैं कि भाई जिस टाइप के मसल फाइबर ज़्यादा हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको गेम सेलेक्ट करवाते हैं ताकि वो अपना बेहतरीन दे सके। अब सोचो कि हमारे यहाँ क्या है, मतलब जिसके अंदर लॉन्ग रनिंग की कैपेसिटी है उसको शॉर्ट में भी उतार रहे हैं, 100 मीटर में भी उतार रहे हैं, 200 मीटर में उतार, कहां से वो देगा अपना बेस्ट? अपना बेस्ट कोई तभी दे सकता है जब जैसी उसकी बनावट है उसके हिसाब से काम करे। खैर आगे, ये कौन जुड़ा इस टाइम? चलिए, तो क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया स्पीड की परिभाषा, चाहे कोई भी दे, जॉनसन एंड लैंसन ये भी दे रहे हैं। क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट, मतलब
एक जैसा काम बहुत तेजी से करना, बार 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 बहुत तेजी से करना। किसी की भी परिभाषा देख लो, वो यही कहेगा लास्टली कि स्पीड का मतलब है काम को कम से कम समय में करना। जैसे एंडोरेंस की बात कही थी, कल हमने पढ़ा था, तो एंडोरेंस में क्या था, एंडोरेंस की किसी की भी परिभाषा देख लो, वो यही कह रहा था कि एक ही मतलब है किसी भी काम को बिना थके लंबे समय तक करना, दैट इज एंडोरेंस। ऐसे ही स्पीड क्या है, किसी भी काम को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करना, छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में करना, समझे। तो स्पीड के कितने टाइप होते हैं देखो, एक होता है रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंडोरेंस और मूवमेंट स्पीड। ये 5 टाइप बता दिए स्पीड के इसने। अब रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है सोचे और तुरंत कर दे उस काम को। मतलब कि बाहर से सिग्नल मिलने में और प्रतिक्रिया देने में ना के बराबर का समय, कम से कम समय, वो उसकी रिएक्शन एबिलिटी। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि आंख आप मतलब सामने देख रहे हो और चल भी रहे हो या खड़े भी हो, अचानक से कोई कीड़ा उड़ के आ रहा होता है तो एकदम से आंख बंद हो जाती है। मतलब कीड़ा बहुत तेज भी आ रहा है तो भी आंख बिल्कुल घुसते घुसते भी आंख बंद हो जाती है। आप उसे पुतली पे पकड़ लेते हो या कई बार अंदर चला जाता है आंख के, पर अक्सर लोग उसको पकड़ लेते हैं, पुतली पे फंस जाता है या जैसे भी, या मुंह हटा लेते हैं अपना ऐसे। तो ये क्या है, रिएक्शन एबिलिटी, समझ रहे हो ना। जैसे ही कोई सिग्नल मिला, उस सिग्नल पे कितनी जल्दी आप रिएक्शन देते हैं, दैट इज योर रिएक्शन एबिलिटी। अगर किसी ने नशीले पदार्थों का सेवन किया है तो उसका रिएक्शन एबिलिटी खराब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखकर समझने का जो रिएक्शन टाइम होता है वो सेकंड का 10वां हिस्सा है। सेकंड का 10वां हिस्सा और सेकंड का 20वां हिस्सा सुन के समझने का। तो दारू पीने वाले का, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी है, उसका सेकंड के 10वें हिस्से से बढ़ के 3 सेकंड 5 सेकंड तक जा सकता है। बोलोगे, बोलने के बाद वो थोड़ी देर ऐसे सुनेगा, फिर रिएक्ट करेगा 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में। उसका रिएक्शन एबिलिटी बिल्कुल खराब हो चुका होता है। अगर आप अपना रिएक्शन एबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो एक टेस्ट बताता हूं मैं आपको। उस टेस्ट का नाम है स्टिक ड्रॉप टेस्ट। स्टिक ड्रॉप टेस्ट क्या नाम है? कैसे करेंगे? स्टिक हाथ में लेते हैं, एक हाथ में स्टॉप वॉच, या तो स्टॉप वॉच किसी और के हाथ में पकड़ा दीजिए, पर जिसके हाथ में आप पकड़ाएंगे उसकी स्पीड तेज है कि नहीं पता नहीं। स्टॉप वॉच ले लीजिए और स्टिक ले लीजिए। जैसे ही गिराइए वैसे ही स्टॉप वॉच दबाइए और उसको नीचे हवा में गिरने से पहले, मतलब ऊपर से करिए और नीचे गिरने से पहले उसको तुरंत पकड़ लीजिए और फिर से स्टॉप वॉच दबाइए और देखिए कि कितना सेकंड लगा। ये टेस्ट किया जाता है, वैसे तो बढ़िया कोच वगैरह की मौजूदगी में टेस्ट किया जाता है। खुद भी टेस्ट करके देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, बोलो भैया करें, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो टेस्ट है भैया, ये बहुत माना हुआ टेस्ट है। तो ये सिर्फ आर्मी में ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी किया जाता है, क्रिकेटर के लिए, फुटबॉलर के लिए, ये खिलाड़ियों का भी किया जाता है। क्रिकेटर वगैरह को कैच वैच पकड़ना होता है तो उन मामलों में तो किया ही जाता है। तो ये रिएक्शन एबिलिटी। दूसरा एक्सेलरेशन एबिलिटी, त्वरण योग्यता। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कितनी तेजी से अपनी पूरी ताकत लगा के वो स्पीड बढ़ा सकता है। जैसे 100 मीटर की दौड़ करने वाला, मतलब कितने कम से कम समय में अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच सकता है वो। जैसे 100 मीटर की दौड़ हो अगर, तो 100 मीटर की दौड़ में जैसे ही गन फायर होगी, गन फायर के होते ही खिलाड़ी भागेगा, और जैसे ही वो भागेगा तो वो कितने सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड पे।
आप में से अगर कोई भागेगा ना 100 मीटर, तो उसे पता चलेगा कि जैसे ही आप दौड़ना शुरू करोगे तो 2-4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद, जैसी जिसकी क्षमता, एक ऐसी स्पीड पे पकड़ लोगे आप कि आपको लगेगा कि मैं चाह के भी अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा, चाह के भी नहीं बढ़ा पा रहा अपनी स्पीड। उस समय फिर वो पता है क्या देखता है, साइड में देखता है कि पीछे वाला तो आगे निकल रहा है, मैं तो पूरी ताकत लगा रहा हूं पर पीछे वाला आगे निकल रहा है, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। तो कितने सेकंड में वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को पा पाया, प्राप्त कर पाया, दैट इज हिज एक्सेलरेशन एबिलिटी। समझे? और ये किस बात पर निर्भर करता है? उसकी विस्फोटक क्षमता पर। मतलब कितने कम से कम समय में अपनी वो सारी ऊर्जा झोंक सकता है। अब आप कहोगे कि सर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है, कैसे है? तो पहले पार्ट में बताया मैंने, इसी चैप्टर में ऊपर बहुत अच्छे से समझाया, बहुत टाइम लेके। अगला क्या है? मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का मतलब होता है टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। जैसे पंचिंग की बात करें हम, पंचिंग एक वो आता है, आपने कहीं देखा होगा, वो डिवाइस आता है, कितने कम से कम समय में पंच मार दिया, गिनती करी, मतलब सेकंड पे, टाइमर, स्टॉप वॉच ले लिया हाथ में, टाइमर रेडी, पंच, और वो एकदम कितने कम समय में धड़ाक। तो जितने कम समय में मारोगे वो टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये सबसे बढ़िया मेजर कैसे होता है? मैंने आज से 10 साल, लगभग 10 साल, 12 साल पहले, हो सकता है 12 से भी ज्यादा, 12-13 साल पहले, 14 साल पहले मैंने ये देखा था डिस्कवरी पर फाइट साइंस या नेट जियो पर फाइट साइंस। उसमें उन्होंने बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, व्यक्ति के हाथ में बांधा, मतलब हाथ में वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जो स्पीड नापते हैं, पैर में लगाए जो स्पीड नापते हैं, और कंप्यूटर से फिट था, और उसको बोला गया अब करो किक, और जैसे ही वो किक करते हैं धड़ाक से या पंच करते हैं तो तुरंत वो मेजर कर देता है स्पीड 120 मील प्रति घंटा या 100 मील प्रति घंटा, जो भी, और उसकी फोर्स कि कितने किलो का वजन मारा इसने, मतलब कितने किलो का ताकत लगाया इसने, कितना समय लिया इसने, सब मेजर हो जाता है उससे। बहुत इस फील्ड में भी, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी बढ़िया मेहनत करने वाले और पढ़ने वालों के लिए स्कोप ही स्कोप है, अंधा पैसा है इसमें, पर जाने वाला हो तब तो मूवमेंट स्पीड का मतलब है एक एक समझ रहे हो ना, सिर्फ एक पर सिंगल मूवमेंट कितने कम समय में आप कर सकते हो, दैट इज मूवमेंट स्पीड। समझे? ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेक्निक पे और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे, मतलब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे और कितनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, मतलब एक झटके में सारी ताकत झोंकने की क्षमता। आज तो आवाज आ रही है ना साफ सभी को? सुनाई दे रहा है? अगला है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक या मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तक। समझ रहे हो? मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड अपने मैक्सिमम समय तक या अपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक। जैसे 100 मीटर की कोई दूरी तय करता है, 100 मीटर की दौड़ करता है, तो मतलब फुल स्पीड से दौड़ा और 100 मीटर तक दौड़ पाया वो, या फुल स्पीड से 200 मीटर तक दौड़ पाया, उसके बाद उसकी ताकत कम होने लगी, खुद को पता चल जाता है कि भाई अब नहीं, ना स्पीड बढ़ रही ना ताकत, अब और नहीं दौड़ सकता, अब और नहीं, फिर वो अपनी स्पीड घटाने लगता है या रुक जाता है। तो मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम तक या मैक्सिमम दूरी तक एक ही बात है। समझे? तो ये सब किस किस गेम में यूज होता है? 100 मीटर में, 200 मीटर में, स्प्रिंट में, स्केटिंग में, है ना, छोटी स्प्रिंट्स में, साइकिलिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी मैक्सिमम स्पीड का इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम टाइम तक या मैक्सिमम दूरी तक, जो आपको दूरी दी गई है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जो भी आपको दिया गया है। समझे? अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप दिमाग लगा सकते हो कि कौन से गेम में क्या लग रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि लोकोमोटर एबिलिटी का इस्तेमाल एक बॉक्सिंग गेम में होता है कि नहीं, तो आप बताओ होगा कि नहीं होगा? बताओ। बोलो।
पर मुझे तो नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम तक। पर क्या बॉक्सिंग में खड़ा होके कोई ये करता है कि मैक्सिमम स्पीड से पंच धाए 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 मारे जा रहा मारे जा रहा मारे जा रहा? ऐसा नहीं होता। वो तो देखता है, टारगेट देखता है, मौका लगाता है, और फिर मैक्सिमम स्पीड से कोई पंच मारता है। समझ रहे हो? अब देखो 10:30 में कोई आ रहा है, इसको यूं कह दो, अब इसके लिए भी कह दो तुम कि सर जुड़वा दो। तो समझे, लोकोमोटर एबिलिटी का प्रयोग, भाई आप कहोगे आपकी लोकोमोटर स्पीड का प्रयोग बॉक्सिंग में होगा, तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो ऐसे गेम्स में होगा जहां पर मैक्सिमम टाइम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। समझे? हाँ, अगर मैं एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करूं, बताओ। हाँ हाँ, स्विमिंग में होगा, मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम तक, बिल्कुल बिल्कुल होगा। बॉक्सिंग में मूवमेंट स्पीड का इस्तेमाल होगा, बॉक्सिंग में रिएक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल होगा। पर एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करें अगर, एक्सेलरेशन एबिलिटी, तो ये होगा बॉक्सिंग में कि नहीं, बोलो। पूछ रहा हूं, बोलो, एक्सेलरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल होगा कि नहीं? तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूं भाई, जो आए हैं उनसे पूछ रहा हूं, पहले से जो है उनसे पूछ रहा हूं। हाँ, एक्सेलरेशन एबिलिटी का मतलब होता है अपनी हाई स्पीड को प्राप्त करना, स्टेशनरी पोजीशन से अपनी हाई स्पीड को प्राप्त करना तो होगा। ठीक है, पर एक बात आप ध्यान रखो, आपकी हाई स्पीड, आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तुरंत नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसका प्रयोग मेनली, इसका भी प्रयोग किस में होगा? 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में, या फिर स्विमिंग में, 50 मीटर वाली, 100 मीटर वाली स्विमिंग में, स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग में, साइकिलिंग में। समझ रहे हो? इन सब चीजों में होगा। हाँ, शॉर्ट हो, शॉर्ट हो, हॉकी फुटबॉल में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसमें आपको ये बॉल मिली और बॉल लेके भागते हुए अगर मान लो मौका लग गया तो मैक्सिमम स्पीड का इस्तेमाल कर पाओगे आप। समझे? पर जो छोटे गेम होते हैं, छोटे गेम होते हैं, छोटे गेम का मतलब वैल्यू कम है ये नहीं कह रहा मैं। छोटे गेम का मतलब है कि जिसमें आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स, जैसे बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स के जो भी गेम्स हैं, है ना, या फिर कबड्डी, खो खो, इन सब में आपको लोकोमोटर एबिलिटी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेशन एबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है ना, पर लोकोमोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, स्पीड एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस का मतलब है, स्पीड और एंडोरेंस मतलब वही बात, सेम यही बात जो इसने कही, जाने क्यों अलग अलग कर दिया। देखो क्या कह रहा है ये, अपनी मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम तक, और यहां भी वही बात है, अपनी मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम तक। समझे? स्पीड एंडोरेंस भी वही बात है, मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक। देखो ना, दो शब्द, इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है स्पीड यानी कि रफ्तार, और एक शब्द है एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब है बिना थके काम करना, मतलब पूरी रफ्तार से बिना थके कितनी देर तक रह सकते हो, ये बात है। समझे? पूरी रफ्तार से बिना थके कितनी देर तक रह सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी एनारोबिक कैपेसिटी पे, आपकी टेक्निक पे, और आपके साइकिक फैक्टर पे, मतलब आपके दिमागी संतुलन पे। शरीर जब जवाब देने लगता है तो दिमाग उसको कहता है कि ना, रुक, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो अगर दिमाग साथ दे तो व्यक्ति थोड़ी देर और तक टिक सकता है। समझे? एनारोबिक कैपेसिटी मैंने बता ही दिया था क्या होता है, जब हमारा शरीर कम ऑक्सीजन में काम करने लगे, कम ऑक्सीजन में। एरोबिक मतलब जब हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन में काम कर रहा है, भरपूर, जैसे मैं भी बैठा हूं बात कर रहा हूं तुमसे, तो ये एरोबिक है। मैं मतलब मैं एरोबिक हूं, भरपूर ऑक्सीजन में काम कर रहा हूं, ये एरोबिक हूं। लेकिन यही यहां से उतर के मुझे भाग के सीढ़ी से ऊपर जाना पड़े, भाग के 5 मंजिल, फिर भाग के 5 मंजिल नीचे आना पड़े जल्दी जल्दी,
तो फिर मैं एनारोबिक हो जाऊंगा, क्योंकि शरीर को खर्च मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी शरीर में ऊर्जा की और मिलेगा कम ऑक्सीजन, तो फिर मैं एनारोबिक हो जाऊंगा। चलो, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड, स्पीड डेवलप करने के मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्पीड को बहुत ना के बराबर डेवलप कर सकते हो आप। देखो वो ही यही वो यहाँ पे वही बात कह रहा है। वाह, क्या कह रहा है? स्पीड एक ऐसा मोटर एबिलिटी है जो जेनेटिक फैक्टर पे और एनवायरमेंटल फैक्टर पे निर्भर करता है। किस किस चीज पे? जेनेटिक पे और एनवायरमेंटल पे। कैसे जीन्स हैं आपके शरीर में जिसके कारण मसल फाइबर बनेगा आपके शरीर में, और एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है इन दो बातों पे। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब रेगिस्तान वाले हैं या पहाड़ वाले हैं, इनका अलग अलग डिपेंड करता है। जो पहाड़ वाले होते हैं उनका एंडोरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे कम ऑक्सीजन होता है और कम ऑक्सीजन में भी उनको काम करने की क्षमता बन जाती है। तो ये अलग अलग पे डिपेंड करता है। तो देखो क्या लिखा है, देखो जेनेटिक फैक्टर्स को आप जानते हो कि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, और स्लो ट्विच फाइबर्स इसमें ज़्यादा है तो उसमें एंडोरेंस ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी। समझे? यही बात यहाँ से यहाँ तक लिख रहा है वो। तो जेनेटिक के कारण एक व्यक्ति की स्पीड लिमिट रहती है, लेकिन एनवायरनमेंट को आप थोड़ा सा बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप स्पीड को 18-20 का बदलाव ले सकते हैं। समझे? स्पीड को 10 से 20 तो नहीं कर सकते, पर स्पीड को 18-20 का बदलाव ले सकते हैं। तो स्पीड सुधारने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक्सेलरेशन रन और पेस रन। पेस मतलब एक रफ्तार पकड़ लो और उस रफ्तार पर दौड़ो जितने लंबे समय तक दौड़ सकते हो। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करो, जैसे कि 100 मीटर की दौड़ लगाओ, 200 मीटर की दौड़ लगाओ। हाँ बिल्कुल। अरे भैया, जिसके पीछे शोर हो रहा है वो प्लीज अपना माइक बंद कर लिया करो। मैं भी तो अपने घर में सब शोर शराबा बंद करके बैठा हूँ। अब तुम इमेजिन करो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई ना कोई शोर शराबा हो, कोई बोल रहा हो, कैसा लगेगा आपको? ठीक है। एक्सेलरेशन रन का मतलब होता है अपनी मैक्सिमम स्पीड में दौड़ लगाओ और वो रिपीट करो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार कर सकते हो। कल सिखाया था मैंने आपको FITT, फ्रीक्वेंसी। आपको सिखाया था या 11वीं वालों को सिखाया था, पता नहीं, शायद 11वीं वालों को सिखाया होगा। मतलब बार बार करो, रफ्तार बढ़ा के करो, समय को घटा के करो और टाइप बदल बदल के करो। यह है। F माने फ्रीक्वेंसी, I माने इंटेंसिटी, T माने टाइम, T से टाइप। सही से लिख नहीं रहा, पूरे पे घी घी हो गया है आज। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार। 100 मीटर की दौड़ मारो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार करना है। 100 मीटर की नहीं करनी तो 50-60 मीटर की करो, छोटी छोटी करो। समझे? वो भी नहीं करनी तो 20-20 मीटर की करो। भाई मैं आपको कैसे बताऊं, ये तो बहुत बेहतर तभी होगा जब ग्राउंड पे होगा। मैंने हर तरीके से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करी है, प्रैक्टिस करी है। मतलब पहले तो बहुत सारी वीडियोस भी थी, अब तो वो है भी नहीं। सीढ़ियों पे ट्रेनिंग करते हैं, सीढ़ियों पे गए, पूरी रफ्तार से भाग के ऊपर 50 मीटर तक, और फिर वहां से पैदल 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 आ गए। फिर भाग के रफ्तार से गए 50 मीटर, फिर वहां से पैदल 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 आ गए। जैसे क्रिकेट के पवेलियन के पास सीढ़ियां होती हैं, वो सीढ़ियां, या मेरे यहाँ सेक्टर 54 में है, वो बेहतरीन सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उस पर ट्रेनिंग करते हैं। मतलब चौड़ी चौड़ी है, ऊंची ज़्यादा नहीं है पर चौड़ी चौड़ी है। ट्रेनिंग करने में 20 मीटर की करो दौड़, 50 मीटर की करो या 100 मीटर की करो, जैसे आपको करना है। 5 बार 10 बार करो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करो, फिर रफ्तार बढ़ा के करो, समय घटा के करो, और टाइप बदल बदल के, कभी किसी और टाइप से, कभी किसी और टाइप से। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, बढ़ती है। मैंने खूब करी है, खूब होता है। छोड़ दो आप ट्रेनिंग तो फिर घट जाएगा आपका, लेकिन करोगे ट्रेनिंग रेगुलर तो बढ़ जाएगी स्पीड।
याद रखना, कभी भी स्पीड की ट्रेनिंग बिना वार्म अप के मत करना। वैसे तो कोई भी ट्रेनिंग बिना वार्म अप के मत करना, पर जब आप स्पीड की ट्रेनिंग कर रहे हो तो खास करके शरीर पूरा वार्म होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस रहते हैं। अब देखो पेस रन थोड़ा अलग होता है। इसमें मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, मैंने आपको बताया पेस माने एक निश्चित स्पीड बना लो और उस स्पीड से फिर दौड़ो। 800 मीटर दौड़ो, 1000 मतलब 1 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 5 किलोमीटर दौड़ो, जो भी आपको करना है, जो आपकी कैपेसिटी है। 800 मीटर की कर लो, सही रहता है। मीडियम डिस्टेंस है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ही रखो, पर एक लिमिट रखो स्पीड की, वही इतने से घटाऊंगा नहीं, और उस स्पीड से ट्रेनिंग करो, तो ये आपकी स्पीड को डेवलप करेगा। समझे? देखो 800 देखो क्या लिखा है कि इट इज अ फैक्ट दैट एन एथलीट कैन रन ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर एट फुल स्पीड, मतलब 300 मीटर तक तो फुल स्पीड में वो दौड़ सकते हैं। हाँ, हम्म, अगर आपको रनिंग करना है, सुनो, रनिंग करना है, आप कहोगे कि सर कितने दिन में तैयार हो जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि आप ट्रेनिंग कितनी करते हो, आप खुराक कितनी लेते हो, है ना भैया? बढ़िया मात्रा में प्रोटीन, बढ़िया मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, एक बैलेंस डाइट, और ज़्यादा ट्रेनिंग करो। देखो कि जैसी ट्रेनिंग है, अगर रनिंग ज़्यादा कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो, और फिर प्रोटीन भी लगभग लगभग उससे थोड़ा सा कम, पर प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा। तो बढ़िया ट्रेनिंग और बढ़िया खुराक लोगे और उसके बाद बढ़िया रेस्ट करोगे तो आप तैयार हो जाओगे 1 महीने में। पर वो 1 महीना उसके लिए है जो कि पहले से बढ़िया खिलाड़ी है। अगर पहले से बढ़िया खिलाड़ी नहीं है तो 3 महीने से 6 महीने तक का समय लगेगा। जो पहले से बढ़िया है और उसने छोड़ रखा है तो वो आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। मतलब मीडियम रेंज का खिलाड़ी है तो 1 महीने में लाइन पे आ जाएगा। जो बिल्कुल जीरो पे है तो वो 3 से 6 महीने में आ जाएगा। और जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो तो 1 हफ्ते में आ जाते हैं, मतलब लगभग 1 हफ्ते से लेके 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर में लाइन पे आ जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, जो खिलाड़ी नहीं है उसको तो लगेगा, बोला ना, जो उसको 3 से 6 महीना लगेगा। जो बिल्कुल खिलाड़ी नहीं है, जो बिल्कुल ढल है ना, उसको भी मैं 3 से 6 महीने में बढ़िया बना दूंगा, एंडोरेंस वेंडोरेंस फिट करा दूंगा। पर उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट चाहिए। बहुत चेले तैयार करे हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन लड़के हैं जो कि मार्शल आर्ट्स में, किक बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, मेरा ये गेम है, खूब तैयार किए हैं। 3 से 6 महीने पर खुराक बढ़िया चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग ही तो दे सकता हूँ, खुराक थोड़ी दे सकता हूँ मैं। खुराक तो खुद लेनी पड़ेगी ना। चलो देखेंगे। अब यहाँ तो नहीं, पहले मतलब पहले तो हम अपने घर पे या आसपास के एरिया में, पर अभी तो सब कोविड की वजह से 1.5 पौने 2 साल से सब ऐसे ही चल रहा है, सब बंद बंद सही। मैं खुद ही नहीं कर पाता, मेरा खुद ही भी मन नहीं करता। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक एथलीट 300 मीटर तो मतलब लगभग 300 मीटर 400 मीटर तो फुल स्पीड में दौड़ सकता है, लेकिन फिर अगर उसको लंबा दौड़ना है तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा घटाता है ताकि वो एनर्जी बचा सके अपनी। यही आपने देखा होगा, जो लंबी दौड़ वाले होते हैं, 5 किलोमीटर वाले, 10 किलोमीटर वाले, वो शुरू में बहुत तेज नहीं भागते, एक स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं और बनाए रखते हैं अपने आप को आगे तक, है ना? तो लंबी दूरी में दौड़ों में शुरू में स्पीड ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए, बाद में स्पीड को बढ़ाना चाहिए, धीरे 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 स्पीड बढ़ाते रहना चाहिए। खैर, हाँ 100 मीटर में तो बस, लास्ट 100 मीटर में तो फिर पूरी लगा दो जितनी ताकत है। या जिसके जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वो तो लास्ट 200 मीटर में भी लगा सकता है, और जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी वो लास्ट 400 मीटर में भी लगा देता है। मैंने तो खूब देखे हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स में, 400 400 मीटर, लास्ट में 400 मीटर बचा, मतलब सपोज करो 1600 मीटर की दौड़ है, तो तीन तीन दौड़ तो उसने मीडियम स्पीड से निकाल दी और लास्ट वाले में फुल स्पीड मार दी। कर देते हैं भाई। देखो क्या लिखा है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, स्लो ट्विच मसल फाइबर। ये मैंने वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है। कह रहा है फास्ट ट्विच मसल फाइबर वाले शॉर्ट डिस्टेंस की रेस करते हैं, वेट लिफ्टिंग में अच्छे होते हैं, जंपिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह में अच्छे होते हैं। और स्लो ट्विच मसल फाइबर लॉन्ग रनिंग में अच्छे होते हैं, स्विमिंग में अच्छे होते हैं, साइकिलिंग में अच्छे होते हैं। ये बात कह रहा है ये। चलो, अब क्या है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ स्पीड, रिएक्शन स्पीड है, एक्सेलरेशन है, स्पीड एंडोरेंस है, स्प्रिंटिंग नहीं है।
स्प्रिंटिंग तो तरीका है स्पीड बढ़ाने का, है ना। अब ये सब ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, आप करेंगे। अभी फ्लेक्सिबिलिटी भी करा देता हूं आज, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है रेंज ऑफ मोशन अराउंड जॉइंट। आपके जोड़ों में, इस जोड़ में, इस जोड़ में, इस जोड़ में, कंधे वाले जोड़ में, कूल्हे वाले जोड़ में रेंज ऑफ मोशन कितना बढ़िया है। वो चक्रासन करते हैं, पीछे होके डी बनते हैं, है ना, आगे झुक के अपना पैर छूते हैं, वो सब क्या है, सब आपके जॉइंट्स में रेंज ऑफ मोशन। रेंज मतलब कितनी दूर तक आपके जॉइंट्स मूवमेंट बना सकते हैं बिना नुकसान हुए। दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है उसकी स्पीड भी दूसरे से बेहतर होगी, उसको चोट लगने की संभावना कम होगी, क्योंकि मसल्स अपने आप को सह जाएंगे। मतलब अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, कहीं चोट वोट भी लगे थोड़ा बहुत, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो सह लेते हैं। सपोज करो कि ये कोहनी है, इस कोहनी पर अगर मैं यहां से मारूंगा, मेरा तो गेम ही है ऐसा ही, यहां से मारूंगा तो उतनी बात नहीं बनेगी, मतलब बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मुड़ जाएगा और उतनी संभावना नहीं रहेगी चोट लगने की। लेकिन वही मैं मौका लगा के किसी को इधर से मारूंगा तो इस तरफ फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, तो यहां पर हो सकता है लिगामेंट टूटे, साथ में जॉइंट भी टूट के निकल जाए। तो ये सिर्फ एक जॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे जॉइंट्स की बात कर रहा हूं। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी ना तो वो झटका झेल जाते हैं, वरना वो बेकार हो जाते हैं, टूट सकते हैं, फट सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को आप किस किस नाम से जान सकते हो? स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी, लिथनेस, मोबिलिटी, प्लानसी, कई सारे नाम दिए हुए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का सीधा सीधा सा मतलब है कितना रेंज ऑफ मोशन है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी किस पर निर्भर करता है? आपकी मांसपेशियों में ताकत कितनी है, आपके जोड़ों का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ जोड़ ऐसे हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती, जैसे कोहनी। कुछ जोड़ ऐसे हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा हो सकती है फ्लेक्सिबिलिटी, कंधे में ज़्यादा हो सकती है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सभी आपके मजबूत और हेल्दी हैं कि नहीं। कहोगे सर टेंडन और लिगामेंट क्या होता है? तो सब कुछ यहीं पढ़ा दूंगा, है। एक जोड़ को अपनी जगह फिक्स रखने के लिए लिगामेंट काम आते हैं। यानी कि हड्डी, सपोज करो ये मेरा पैर के नीचे का हिस्सा है, ये मेरे पैर के ऊपर का, ये दोनों घुटने ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस घुटने को जोड़े रखने के लिए बीच में तो होगा कार्टिलेज, और इस घुटने को जोड़े रखने के लिए एक टेंडन यहां, एक टेंडन यहां सॉरी टेंडन कह रहा हूं, लिगामेंट, एक लिगामेंट यहां, एक यहां, दो, एक ऊपर से 3, एक नीचे से 4। तो एक घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं जो कि उसको अपनी जगह स्टेबल करके रखते हैं। इधर से मार दो, इधर से, तो ये इधर से ऐसे होके आपकी तरफ करके दिखाता हूं, ऐसे होके टूट सकता है। और लिगामेंट टूट गया तो वो आपका जॉइंट हो जाएगा अनस्टेबल, बार बार दिक्कत होगी। तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखता है, टेंडन मांस को जोड़ के रखता है हड्डी से। अगर बहुत जोर का यहाँ पर डंडा मार दिया जाए, बहुत जोर का घूसा मार दिया जाए, या किसी दूसरी चीज़ से, पत्थर वत्थर से मार दिया जाए, तो मांस फटेगा। और बहुत ज़्यादा जोर का होगा तो मांस फटने के साथ साथ टेंडन भी टूट सकता है। अगर टेंडन टूट गया तो ठीक होने में 6 महीना 1 साल लग सकता है, वो भी बिना ऑपरेशन के जल्दी ठीक नहीं होगा। लिगामेंट टूट गया, ठीक होने में 6 महीना 1 साल लग सकता है, बिना ऑपरेशन के जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को, मतलब इन सभी इंजरीज से अगर आपको बचना है तो आप प्रयोग करिए किसका? फ्लेक्सिबिलिटी का। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रखिए ताकि इंजरीज की संभावना कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है फ्लेक्सिबिलिटी का। आपके शरीर में रेंज ऑफ मोशन बढ़िया करते हैं। एक स्पोर्ट्समैन को कम से कम चोट के साथ, कम से कम दिक्कत के साथ बेहतर करने में मदद करते हैं। अबे सोनू अभी आया है और आता कल, कल आता कल। जोड़ों की स्टिफनेस को कम करता है, मतलब जॉइंट्स में जो भी अकड़न है, जकड़न है, उसको कम करता है फ्लेक्सिबिलिटी, और चोट लगने के चांसेस कम करता है, और पोस्चर बढ़िया बना के रखता है। जिसका शरीर बढ़िया फ्लेक्सिबल रहता है ना, उसके शरीर का पोस्चर भी बढ़िया रहता है।
पोस्चर मतलब उठने बैठने चलने फिरने सोने का तरीका बढ़िया रहता है। अभी देखो फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की है, पैसिव और एक्टिव। समझे? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। और एक अलग से लिख रखा है जनरल और स्पेसिफिक। ये मैं यहीं बता देता हूं। जनरल का मतलब एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए जो कंप्यूटर पे काम करता है दिन रात, जो डॉक्टर है, जो मैकेनिक है, उसके लिए कॉमनली। और स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्पेशल, जिस काम से आप जुड़े हो उस काम से संबंधित फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेशल जिस खेल से जुड़े हो उस खेल से संबंधित फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी। खैर चलो पैसिव को देखते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रुका हुआ। एक्टिव मतलब चलते फिरते। ये दो शब्दों के अर्थ हैं। तो देखो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगा, आप कैसे करोगे? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़े ज्यादा फोर्स के साथ किसी बाहरी मदद से की जाती है। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पार्टनर है। ये पार्टनर देखो, इसको अपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है। तो देखो इसने कैसे इसका पैर अपने कंधे पर रख लिया है और पैर को आगे ले जा रहा है, और थोड़ा आगे ले जाएगा, और थोड़ा आगे ले जाएगा। जहां दर्द होगा वहां पे रोकेगा और फिर कुछ देर तक होल्ड करेगा, है ना, जहां तक 10 सेकंड, 6 से 10 सेकंड तक होल्ड करेगा, फिर छोड़ देगा। समझे? तो पार्टनर की मदद से या किसी दूसरी चीज की मदद से, जैसे रस्सी की मदद से या स्ट्रेचिंग बैंड की मदद से फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जाती है, दूसरी चीज की मदद से बनाई जाती है, उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। समझे? देखो कैसे ये पार्टनर, देखो कैसे हाथ को पीछे से फ्लेक्सिब, मतलब हाथ ऐसे करवा रहा है पीछे की तरफ करके, ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी करवा रहा है। देखो घुटने वाली फ्लेक्सिबिलिटी खूब करवाते हैं। ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव बढ़िया होता है, क्योंकि अपने से आदमी करना नहीं चाहता, पार्टनर थोड़ा तकलीफ दे के दबा दबा के करवाता है। ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक्टिविटी के साथ अकेले, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। देखो जैसे पीटी करता है ना, पीटी 1 2 1, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रही है साथ के साथ। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की होगी, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब योग के आसन, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। योग के आसन, योग का कोई भी आसन करो, भुजंग आसन करो सांप की तरह, पश्चिमोत्तानासन करो। अब कहोगे नाम ही नहीं पता, अब नाम नहीं पता तो कैसे करें भैया? कोई हाँ क्या? हाँ गोमुख आसन, आसन तो बहुत है हाँ बिल्कुल, गोमुख आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, चक्रासन, हलासन, त्रिकोणासन, बहुत सारे आसन हैं, नौकासन, मकरासन, शलभासन। हाँ तो ये स्टैटिक है, मतलब आप रुक के कर रहे हो एक जगह। और डायनामिक मतलब चलते फिरते, जैसे सूर्य नमस्कार, एक 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 स्टेप करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर चौथा करोगे, है ना। जैसे पीटी जो मैंने बताया वो डायनामिक है। स्टैटिक मतलब एक जगह रुक के, और डायनामिक मतलब चलते फिरते। समझे? तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के तरीके, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना, समझे, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करना। जैसे ये, जैसे एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, ऐसे किया मैंने और हल्का हल्का ऐसे स्ट्रेच किया इधर, फिर हल्का हल्का स्ट्रेच किया इधर, फिर इधर, धीरे धीरे। दूसरा है स्ट्रेच एंड होल्ड, स्ट्रेच करो और होल्ड करके रखो, स्ट्रेच करो और 6 से 7 सेकंड 10 सेकंड तक होल्ड करके रखो, फिर दूसरा स्ट्रेच करो, फिर 6 से 7 सेकंड तक होल्ड करके रखो, स्ट्रेच करके रखो। ये स्ट्रेच एंड होल्ड स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है। मतलब रुक के भी करो एक जगह, या फिर चलते फिरते भी करो। होल्ड आप कर सकते हो। मतलब स्टैटिक का मतलब कैसे है? स्टैटिक में धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते हैं और एक ही पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, और टाइम पीरियड आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे
10 सेकंड तक रखो या 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक, जैसे भी रखना है। लेकिन डायनामिक में क्या है मूवमेंट होती है लेकिन कंट्रोल्ड। मतलब पहले एक रखो, ऊपर स्ट्रेच करो, फिर उतार के, फिर दूसरा रखो, फिर स्ट्रेच करो, फिर उतार के, तीसरा रखो, फिर स्ट्रेच करो। मतलब डायनेमिक में समय कम देते हैं, 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड के लिए या 4-4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं। इनसे सब बैलेंस भी हो जाएगा, पर इन सब से, इन दोनों से बढ़िया तरीका है बैलिस्टिक, पर ये रिस्की होता है। बैलिस्टिक में झटका दे दे के स्ट्रेच करते हैं, पर ये रिस्की होता है क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा झटका दे दिया तो इंजरी हो सकती है, मांस फट सकता है, मांस खिंच सकता है। लेकिन अगर कम समय में करना है तो बैलिस्टिक। जैसे कि मुझे अपना ये स्ट्रेच करना है, मान के चलो, तो मैं, एक तो तरीका ये है कि स्ट्रेच करके और थोड़ी देर होल्ड करके रखूं, या दूसरा तरीका है पैसिव, मेरा पार्टनर इसको स्ट्रेच करवाए, कोई दोस्त मेरा, और उसको होल्ड करवा के रखे थोड़ी देर, या फिर बैलिस्टिक मेथड खुद करूंगा मैं ऐसे, मतलब झटका दे दे के, जैसे मार्शल आर्ट्स में करते हैं ना, किक उठाते हैं, वो सब बैलिस्टिक मेथड में आता है, समझे रिदमिक, रिदम बना के और झटका दे दे के करते हैं। ये थोड़ा बेहतर है लेकिन रिस्की है। सबसे बेहतरीन है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन यानी कि पीएनएफ टेक्निक। ये पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी होता है। पोस्ट आइसोमेट्रिक मतलब, आइसोमेट्रिक आपने पढ़ा ना, बताया था पहली क्लास में। कोई भी मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपकी मसल बदले नहीं, जैसे दीवार को धक्का देना, बहुत देर तक धक्का देते रहो दीवार को, ताकत लगाते रहो, आपके मसल की लंबाई बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो वो आइसोमेट्रिक हो गया। तो पोस्ट आइसोमेट्रिक यानी कि आइसोमेट्रिक एक्टिविटीज के बाद देखो क्या होता है इसमें, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिनिमली फॉर फ्यू सेकंड्स, थोड़े सेकंड्स के लिए, है ना। कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल गेन्स द मैक्सिमम रिलैक्सेशन। ऐसे छोड़ो ऐसे समझो, मैं आपको अपने तरीके से बेहतरीन करके समझाता हूं। इसमें क्या है, दिमाग को भी उत्तेजित करते हैं और शरीर को भी उत्तेजित करते हैं, और उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं। इसमें आपका पार्टनर भी आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि जब मैं करता था पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव मेथड से ट्रेनिंग करता था, कैसे करता था, सुबह उठता था, 4 बजे पहुंचा, ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाते ही मतलब लगभग 1 किलोमीटर हो जाता था, तो 1 किलोमीटर होते ही शरीर गर्म हो जाता पूरा, और शरीर पूरा गर्म हो गया, दिमाग भी बिल्कुल नींद खुल गई, दिमाग पूरा एक्टिव हो गया, शरीर गर्म हो गया। अभी स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा सा साइड स्क्वाट लगाए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करी, पार्टनर की मदद से करा 8-8 सेकंड, 10-10 सेकंड के लिए। अभी शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, तो जब शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा अलसाने लगता है, तो फिर से आधा राउंड लगा लिया या 1 राउंड लगा लिया, फिर से आधा 1 राउंड लगाने से क्या हो गया, फिर से शरीर पूरा गर्म हो गया उतना ही, और गर्म होते ही पूरा मस्कुलर एक्टिविटी तेज हो जाती है, दिमाग उत्तेजित हो जाता है, फिर करे, फिर से दोबारा स्ट्रेचिंग करी। तो ऐसा 3 बार, 4 बार, 5 बार करो, 10 बार करो, जैसा आप कर सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका कि बिना किसी इंजरी के और कम से कम समय में, जो कहता हो ना कोई कि मेरी टांग बराबर नहीं फैलती है, 10 दिन में स्ट्रेचिंग पूरी करा दूंगा मैं, इस तरीके से 10 दिन में बढ़िया रहता है फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने का। देखो इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का जो राइट एज है वो प्यूबर्टी के टाइम है, मतलब युवावस्था के आसपास है। मतलब युवावस्था से पहले कर लो ठीक है, पर युवावस्था के बाद अगर किया आपने, जैसे छोटे बच्चे का देखते हो खूब फ्लेक्सिबल रहता है, छोटे बच्चे से लेके प्यूबर्टी की एज तक कर लो, प्यूबर्टी के आसपास तक। उसके बाद हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, ज़्यादा हार्ड होने लगती हैं, और मसल्स भी थोड़ी स्टिफ होने लगती है। ये देखिए कौन है ये तो और आया राशिद, देखो और आता छुट्टी के टाइम पे। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है अगर आप उसका इम्प्रूवमेंट करना छोड़ दो, अगर आप डेली रूटीन में ना रखो तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, समझे। अगर आप बहुत थके हुए हो और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो वार्म अप के तुरंत बाद फ्लेक्सिबिलिटी करिए, बढ़िया है। और
कूलिंग डाउन के टाइम करिए हल्का हल्का, जब आप पूरा खेल खूल के रिलैक्स हो चुके हैं उसके बाद अगर आप करते हैं तो ज़्यादा हैवी मत करिए, हल्का हल्का करिए ताकि शरीर भी ठंडा हो जाए और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाए, है ना। तो वही कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया तभी काम करती है जब आप प्रॉपर वार्म अप कर चुके हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपना बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए सोचिए, मैक्सिमम करने के लिए नहीं। ये मत सोचना कि आज ही मैं पूरा डी बन जाऊंगा, पूरा गोल चक्कर बन जाऊंगा आज ही, पता चला कि नुकसान करवा बैठो। बेहतर करो, अगले दिन और बेहतर, अगले दिन और बेहतर। कभी भी एक दिन में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी करने की या 2 दिन में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मांस खिंच सकता है, फट सकता है, समझे। और फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए, हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज को करो, 10-15 बार करो ताकि चोट की संभावना कम हो और अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, समझे। फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए अपने मांसपेशियों पे काम करो, मसल मजबूत रहना चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो तो जोड़ के आसपास के मसल्स मजबूत रहने चाहिए ताकि वो आपके जोड़ को थाम के रखें, पता चला जोड़ निकल गया, कंधा उतर गया, कोहनी उतर गई, ये भी नहीं होना चाहिए। झटका नहीं देना चाहिए, झटका देने से भी जोड़ उतरने और मांस फटने की संभावना रहती है ना। उम्र का और फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा नाता होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी घटेगी, इसीलिए दूसरों से तुलना करने के चक्कर में अपनी एस्थेसी ना करवाएं। सपोज करो मैं और मेरी और उम्र बढ़ती चली जाएगी तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि 20 साल के बालक जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखूं या 20 साल के बालक जितना बढ़िया करूं, नहीं। फिर अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को जल्दी से पाना चाहते हो तो दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन एक ही बार में मत पूरा करो, ठीक है। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव है, पैसिव है, बलिस्टिक या स्ट्रेच, बोलो कौन सा नहीं है इनमें से, फ्लेक्सिबिलिटी का तरीका कौन सा नहीं है। बलिस्टिक नहीं है, क्योंकि बलिस्टिक तो करते हैं हम झटका दे दे के। अगला क्या है, इन विच मेथड इज स्ट्रेचिंग डन इन रिदमिक वे, बहुत आसान आंसर ही दिया हुआ है, रिदमिक वे में बलिस्टिक मेथड से स्ट्रेचिंग की जाती है, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और सर्किट ट्रेनिंग ये हम अगली क्लास में खत्म करेंगे, कल संडे की छुट्टी रखेंगे, है ना। हाँ अभी एक